आज हम लोग अध्ययन करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम नियामक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। अब ये निर्देशांक ज्यामिति क्या है? तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। यानी है ज्योमेट्री, यहाँ हम थ्योरम चलाते हैं, अलजबरा का दोनों का मिला रूप है। हम लेंगे ज्योमेट्री का, यानी फिगर इसमें होंगे, लेकिन हमारे फॉर्मूला जिसमें जो काम करेंगे होंगे अलजबरा के। तो दोनों को मिला के जो बना अलजबरा और ज्यामिति, उसी का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एन अलजेब्रिक टूल फॉर स्टडिंग द ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी वस्तुओं के ज्योमेट्री का अध्ययन करने के लिए हम अलजेब्रिक टूल का जिसमें इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन देखिए, परिचय में हम क्या देखते हैं, निर्देशांक क्यों इसका नाम पड़ा। पहला हुआ कि किसी प्लेन को अगर हम 4 पार्ट में बांटें, यानी हम 2 लाइन लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक सीधा लाइन लेते हैं, एक हम ये ऊर्ध्वाधर लाइन लेते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, यानी ये 90 का एंगल बनाता है। तो एक को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, यानी एक्स एक्सिस। इस लाइन को हम कहते हैं वाई अक्ष, यानी वाई एक्सिस। ये हमारा हो गया वाई अक्ष। अब हम क्या देख रहे हैं, ये 4 पार्ट में इस प्लेन को बांट दिया, इसको 4 भाग में बांटा। ये जहाँ दोनों मिलता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, और इसको हम ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा हो गया मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से जब हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं, दाहिने हाथ के तरफ, तो हमारा एक अक्ष में पॉजिटिव मान मिलता है। ये हमारा पॉजिटिव नंबर देता है 1 2 3 4। जब लेफ्ट हैंड की तरह आते हैं, एक्स एक्सिस पर बाएं तरफ आते हैं, तो वैल्यू हमारा निगेटिव में होता है, -1 -2 -3 -4। ये उसी तरह वाई अक्ष पर जब हम ऊपर बढ़ते हैं, तो वैल्यू हमारा प्लस में होता है, 1 2 3 4। नीचे आते हैं तो वैल्यू हमारा निगेटिव में होता है, यानी -1 -2 -3 -4। तो हमारा ये वैल्यू होता है। अब 4 पार्ट में बंटा, तो इसके अलग अलग नाम है, चतुर्थांश कहते हैं प्रत्येक को। यानी ये हमारा हो गया, इसको हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थ का अंश। यानी 1 को हमने 4 पार्ट में बांट दिया, तो ये हमारा हो गया प्रथम चतुर्थांश, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी अंग्रेजी में हमको क्या लिखेंगे यहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम आगे जो बढ़ते हैं, इसमें क्लॉकवाइज हमारी घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, लेकिन यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, यानी हम इस धर की तरफ से आएंगे इसमें, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा द्वितीय। दूसरा हो गया, ये भी हो गया हमारा चतुर्थ अंश, यानी चतुर्थांश। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह फिर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा हमारा, तृतीय। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। चौथा अंश अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह ये क्या हो गया हमारा, ये चतुर्थ हो गया, चौथा है चतुर्थ
चतुर्थांश, चतुर्थांश हो गया ये, यानी ये क्या हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारे नामकरण हुए। क्या हमने किया, एक प्लेन को हमने एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन, दो लाइन खींचा जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। इस हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, वर्टिकल को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। जहाँ दोनों कट करता है उसको हम ओ कहते हैं, ओरिजिन यानी मूल बिंदु। ये हमारा हो गया मूल बिंदु। इस मूल बिंदु से दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो हमारा पॉजिटिव मान होता है, बाएं बढ़ते हैं तो हमारा निगेटिव मान होता है। इसी तरह ऊपर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव मान, नीचे आते हैं तो निगेटिव मान। अब इसमें हम क्या विचार करते हैं, हम किसी अगर पॉइंट पर विचार करते हैं तो दो पॉइंट पर कहीं भी अगर हम इसमें विचार करेंगे तो इसमें दो पॉइंट हम लेते हैं। मान लीजिए हमारा P बिंदु है, तो क्या हमारा हो जाएगा x और y। एक्चुअली एक्स वाई होता क्या है हमारा, तो x यानी y अक्ष से जो हमारा डिस्टेंस होगा यहाँ, इससे जो दूरी होगी उसी को हम x कहते हैं। यानी ये भी दूरी 3 है, ये भी दूरी 3 है, हम देख रहे हैं। तो ये हमारा इस लाइन के सामने जहाँ मिले हमारा x कहलाता है, और y ये y पर जहाँ जाके मिलता है y अक्ष पर, ये हमारा y कहलाता है। यानी एक्स वाई क्या हो गया यहाँ पर 3 और 2 हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया, हमारा वैल्यू अगर नोट करें तो 3 और 2, x का वैल्यू 3 हुआ, y का वैल्यू 2 हुआ। अभी हम आते हैं चिन्ह पर, तो इसमें हमारा x का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। पहला चीज़ हमेशा x लिया जाता है, दूसरा हमेशा y लिया जाता है। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इस क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो पहला x लेंगे। x का मान किस में है, निगेटिव है, तो यहाँ पहला हमारा होगा निगेटिव, यानी x का वैल्यू निगेटिव होगा। y का वैल्यू यहाँ क्या है, पॉजिटिव में है, धनात्मक है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, यानी हमारा इस रूप में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहुँचेंगे अगर, तो क्या होगा, ये देखिए निगेटिव है, x का वैल्यू निगेटिव, y का वैल्यू भी नीचे है, ये भी है निगेटिव, यानी x y दोनों का मान निगेटिव में होगा। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम आएंगे तो यहाँ देखिए पहले x देखना है, x यहाँ क्या है, पॉजिटिव में है। तो x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू क्या देख रहे हैं, निगेटिव में है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया निगेटिव। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हम केवल नंबर्स देख के, जैसे यहाँ 3 2 दोनों में पॉजिटिव है, हम सीधे समझ लेते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इसमें है। मान लीजिए हम -3 और 2 है, समझ जाएंगे कि किस में है, सेकंड में है, पहला माइनस है। दोनों माइनस मिले मतलब थर्ड में है, पहला प्लस दूसरा माइनस मिले मतलब ये फोर्थ में है। तो इसके सहारे हम ये जान जाते हैं कि यही हमारा ये निर्देशांक कहलाता है, हमारा x और y। इसीलिए इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। x y को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं, इसीलिए इसको हम x y नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्या होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें अब हम, और चलिए इसी रूप में जो कुछ हमने दिया था उस पर हमको कुछ चीज़ों पर विचार करना है। वो बड़े रूप में समझाया गया था। यहाँ देखिए ये हमारा हो गया x एक्सिस, x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और इसमें हमने एक पॉइंट लिया कोई P, ये हमने P लिया। अब ये मान लीजिए कि P ये पॉइंट है, इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, और ये हमारा P का नाम हो जाता है x और y। यानी इस दूरी को ये एक्स वाई लिखने का मतलब होता है कि ये दूरी हमारी x हो गई, ये दूरी हमारी y हो गई। और अब हम इसी पर विचार करते हैं कि हम किसको क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी। अब देखिए यहाँ क्या होता है, x को जो हमारा इसमें x दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, तो x निर्देशांक
इसका नाम हो गया x निर्देशांक या भुज। इसको हम इस नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एब्सीसा। x को, जो हमारा x है यहाँ, इसको या तो हम x निर्देशांक कहते हैं या फिर अलग नाम देंगे तो भुज कहते हैं, एब्सीसा कहते हैं। चलिए, अगर हम y की बात करें, उस y को हम क्या कहते हैं, तो y को हम y निर्देशांक या कोटि, इसका नाम है, इसको इस नाम से जानते हैं, कोटि। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। यानी ये भुज कहलाता है, ये कोटि कहलाता है, ये अवशीषा कहलाता है, ये ऑर्डिनेट कहलाता है। और दोनों जब मिल जाता है यहाँ, अब हमारा तीसरा जो हो गया एक्स वाई, हमारा अगर एक साथ आ गया तो एक्स वाई को हम क्या कह सकते हैं, तो एक्स वाई को निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक, अगर इसको लिखें तो इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी अवशीषा और ऑर्डिनेट मिल के बनता है कोऑर्डिनेट, या भुज और कोटि मिल के बनता है हमारा निर्देशांक। तो दोनों का हमारा ये नाम होता है। अगला क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो दे रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं, और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है सारा पॉइंट याद रखना। 4 नंबर में हमारा क्या हो गया कि मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो जीरो होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक जो हमारा हुआ, यह हमारा ओरिजिन या मूल बिंदु कहलाता है। यहाँ x का वैल्यू भी 0 होता है, y का वैल्यू भी 0 होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और फिर 5वां हमारा नंबर आया, ये x अक्ष पर कहीं भी जाएं हम x अक्ष पर, तो y का मान यहाँ पर 0 होता है। चलिए, x अक्ष पर y का मान हमेशा शून्य होता है तथा इसे x 0 से निर्देशित किया जाता है। हमने 5 पॉइंट में 5वें नंबर में देखा, जिस तरह x अक्ष पर y का मान हमेशा शून्य होता है तथा इसे x 0 से निर्देशित किया जाता है, ठीक इसी तरह हमारा 6 नंबर हुआ कि y अक्ष पर x का मान हमेशा शून्य होता है। शून्य होता है तथा इसे 0y, फर्स्ट हमेशा x होता है इसलिए यहाँ 0 पहले लिखेंगे, 0y से निर्देशित किया जाता है। तो हमारे जो मुख्य पॉइंट क्या क्या हो गए
कि एक्स लाइन को इसको हम भुज या अवशीषा नाम से जानते हैं, वाई एक्सिस को हम कोटि या ऑर्डिनेट नाम से जानते हैं। दोनों नाम जब एक साथ आ जाए एक्स वाई तो उसको हम निर्देशांक या कोऑर्डिनेट कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। एक्स एक्सिस पर वाई का मान हमेशा 0 होगा और वाई एक्सिस पर एक्स का मान हमेशा 0 होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे दूरी सूत्र पर। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये रहा, हमारा दूरी सूत्र निकालना है, यानी हमको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। जो हम निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं हम, हमारा 2 एक्सिस तो इसमें होता ही है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम 2 पॉइंट लेते हैं, डिस्टेंस निकालना है हमारा, तो हम एक पॉइंट यहाँ P लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 है। दूसरा पॉइंट यहाँ Q लेते हैं, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ लिया Q जिसके क्या हो गए निर्देशांक x2 और y2। 2 पॉइंट लिए दूरी निकालनी है। फिर क्या करते हैं, P और Q को हम मिला देते हैं, P Q को मिला देते हैं। अब यही दूरी हमको निकालनी है। अब इसी बात को हम साथ साथ ही लिखते चलते हैं। क्या हो गया, माना कि P x1 y1 तथा Q x2 y2 दो बिंदु हैं। हमारे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या, P और Q। फिर क्या करते हैं, P और Q को मिलाया, हमने वहाँ P Q को मिला दिया है। अब हमको क्या करना है, अब हमें P Q की दूरी ज्ञात करनी है। अब हमको P Q की दूरी ज्ञात करनी है। क्या करते हैं इसके लिए, अब हम इसके लिए करते यह है कि P से एक लंब डालते हैं परपेंडिकुलर, Q से भी एक परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर इस P से यहाँ भी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। नाम क्या दे दिया हमने सबका, P से हमने परपेंडिकुलर डाला PM, Q से क्या डाला QN, P से जो उस पर परपेंडिकुलर डाले वो क्या था R। ये काम हमने इतना किया। चलिए इसको फिर लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। P से PM तथा Q से QN लंब X अक्ष पर डाला, दोनों से एक अक्ष पर लंब डाल दिए। पुनः P R परपेंडिकुलर यानी लंब QN पर खींचा। हो गया, ये 2 परपेंडिकुलर डाले, फिर यहाँ से भी यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डाल दिए। अब हमको इसके बाद मिलता क्या क्या है, देखिए यहाँ क्या क्या है हमारा, स्पष्टतः फिगर देंगे तो क्लियर होगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 है तो हमारा x1 हो जाएगा, दूसरा y1 है तो ये हमारा y1 हो जाएगा, और फिर ये x2 है तो हमारा यहाँ से यहाँ तक n तक ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये इतना क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्या हमको यहाँ मिला, OM इक्वल टू हमारा है x1, फिर हमारा ON ये क्या है x2 है,
अब जब हम इस ट्रायंगल पर विचार करने वाले हैं तो हमको क्या चाहिए, पी आर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है हमारा होगा पी आर, ये बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है इसलिए एम एन के बराबर होगा, यानी एम एन किसके बराबर हो जाएगा, ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम। अब ओ एन का क्या वैल्यू है, यहाँ x2 है और ये क्या है, x1 है, यानी ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। इसी तरह दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरा हमको QR निकालना है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, ये QN बराबर हमारा है Y2 और अब RN कितना हो जाएगा, RN बराबर हो जाएगा हमारा PM के। ये परपेंडिकुलर है इसलिए दोनों हमारा इक्वल होगा। अब PM कितना है हमारा, तो ये हमारा दिया हुआ है Y1 के। अब हम निकालेंगे QR, हमको निकालना है, यानी QR। ये QR हमारा क्या हो जाएगा, QN माइनस RN। ये हमारा हो गया QN माइनस RN। QN का क्या वैल्यू है, Y2। ये हमारा हो गया Y2 माइनस इसका क्या वैल्यू है हमारा, Y1 है तो ये भी Y1 है, माइनस Y1। तो अब हम क्या देखते हैं, OM, ये हमारा PN, ये हमने जो PR निकाला था, यहाँ PR कितना निकला था, ये PR हमारा हो गया x2 माइनस x1 के। QR हमारा क्या निकल गया यहाँ, Y2 माइनस Y1 के। इतना चीज़ हम जब निकाल लेते हैं तब हम विचार करते हैं ट्रायंगल में, यानी समकोण त्रिभुज PRQ में। समकोण त्रिभुज है यहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, उसके हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस P प्लस QR स्क्वायर। अब इसका वैल्यू भर देते हैं। PR क्या है हमारा, x2 माइनस x1, ये हो गया हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जब हम यहाँ इस हटाएंगे इसका स्क्वायर, यानी हम इसका PQ अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, इसी में रूट आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट में आ जाएगा, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये जो हमारा PQ रिजल्ट निकला, इसी को हम दूरी सूत्र कहते हैं। यही हमारा दूरी सूत्र कहलाता है। यही हमारा दूरी सूत्र कहलाता है, यानी यही हमारा हो गया डिस्टेंस। ये PQ जो डिस्टेंस हुआ, इसी को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। अब एक आध चीज़ पर और हम आते हैं। अगर इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में डालें, लैंग्वेज में डालें मतलब जैसे हम यहाँ लिखे PQ, तो क्या हो गया, ये क्या है, x अक्ष का अंतर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे x निर्देशांकों में अंतर, इसका स्क्वायर, x का डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया हमारा, प्लस y
निर्देशांकों में अंतर। तो यही हमारे हो गए। इसी को हम कहते हैं, लैंग्वेज में लिखें वैसे सवाल तो हम कैसे ही बनाना होता है। अब ये हमारा हो गया। आगे हमारा क्या आता है, कुछ चीज़ है, अगर हम मूल बिंदु से दूरी निकालें, यानी मूल बिंदु जब भी होगा तो क्या होगा, उसका कोई निर्देशांक 0 0 0 0 से P, यानी x1 y1 की दूरी। यानी हम यहाँ से अगर ये डिस्टेंस निकाल दें, ये डिस्टेंस अगर हम निकालें तो हमारा OP क्या मिलेगा, यहाँ नाम तो OP ही हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमारा, क्या करते हैं, बाद वाले से पहले वाले को घटाते हैं, यानी x1 माइनस 0 का स्क्वायर, देखिए यहाँ बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस, ये y1 है निर्देश, ये हमारा यहाँ 0 है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। यानी निर्देशांक से दूरी में हम एक 0 0 होता है, केवल इस दोनों के स्क्वायर को जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया दूरी सूत्र। अब इस सूत्र का फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल करके हम जो आगे सम बनाएंगे उसमें बहुत सारे कुछ जिस टाइप के प्रश्न होंगे। एक तो हम दूरी निकालना होगा, दूरी हम निकाल देंगे इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाल देंगे। ये तो डिस्टेंस हो गया। अब कुछ टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं हमारे पास, हम जो बनाएंगे इसमें हमको कुछ प्रश्न पूछता है। अब इसमें क्या करता है हमारा, चलिए हमको दे देगा 3 बिंदु। 3 बिंदु क्या हो गए, A B C। हम कोऑर्डिनेट में है इसलिए सबके निर्देशांक तो होंगे ही। तो एक सवाल हमको ये देगा, ये पूछता है ये संरेख है कि नहीं। संरेख यानी कोलिनियर। ये पूछेगा कि तीनों बिंदु एक लाइन में हैं कि नहीं हैं। तो हम इसमें क्या क्या निकालेंगे, कोलिनियर प्रूफ करने में हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और CA निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से तीनों को निकाल लेंगे। आगे हमारे रिजल्ट क्या होगा, यदि किसी भी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा, तो A B C संरेख में होंगे, यानी कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे। हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले को हटा देते हैं, 2 छोटे वाले को जोड़ते हैं, जो भी 2 छोटा हमको मिले उस दोनों छोटे का जोड़ अगर बड़े के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक लाइन में है। दूसरा इसमें क्या प्रश्न पूछता है, ये पूछता है कि ये त्रिभुज है कि नहीं है। ये चीज हमारा त्रिभुज है कि नहीं है, दूसरा सवाल ये पूछता है। तो दूसरा सवाल में क्या होता है, त्रिभुज का क्या आंसर होता है, यदि प्रत्येक 2 भुजा का योग तीसरी से बड़ी हो। चलो ये हो गया। हर 2 भुजा का मतलब AB प्लस BC बड़ा होना चाहिए CA से, BC प्लस CA बड़ा होना चाहिए AB से, AB प्लस CA बड़ा होना चाहिए BC से। तो हर 2 को जोड़ने पर तीसरी से बड़ा हो जाए तो क्या कहलाता है, हमारा त्रिभुज।
अब त्रिभुज में क्या होगा, कैसे त्रिभुज आएगा, एक हमारा आ जाएगा समबाहु। तो समबाहु कब होगा, तीनों बराबर हो जाए, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। अगर तीनों बराबर आ गया तो हमारा समबाहु हो गया। अगला क्या होता है हमारा, समद्विबाहु। तो समद्विबाहु कब होता है, जब कोई दो बराबर हो जाए। यदि दो भुजा बराबर हो, कोई भी दो बराबर हो, ए बी बराबर बी सी के हो, या बी सी बराबर सी ए के हो, या ए बी बराबर सी ए के हो, कोई दो भुजा आपस में बराबर होगी तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होता है, विषमबाहु। विषमबाहु कब होगा, कोई किसी के बराबर नहीं है, यानी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, कोई किसी के बराबर नहीं होगा तो ये विषमबाहु होगा। तो हमने देखा कि हमारा ये दूरी का सूत्र हमने निकाला, ओरिजिन से क्या होगा वो हमने निकाला। कभी प्रश्न जो आगे पूछेंगे हमारे एक्सरसाइज में वो ये पूछेंगे कि अगर हमको 3 बिंदु दे देगा, 3 बिंदु के बाद एक टाइप का सवाल होगा कि ये संरेखीय है कि नहीं है, तो हमको डिस्टेंस फार्मूला से ए बी बी सी सी ए निकालना है। बड़ी वाली को देख लेना है, दो छोटे को जोड़ने पर बड़ा वाला निकलता है तो संरेखीय है, नहीं तो नहीं है। अगला सवाल पूछता है कि वो त्रिभुज है कि नहीं है। त्रिभुज का क्या कंडीशन होता है, ये तो तीनों निकालेंगे। हर दो को जोड़ने पर तीसरी से बड़ी होगी तो वो त्रिभुज होगा। अब त्रिभुज साबित कर देंगे तो पूछेगा समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है। तीनों इक्वल समबाहु, दो इक्वल समद्विबाहु, तीनों में कोई भी बराबर नहीं है आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा विषमबाहु। एक चीज़ और इसमें जानना होता है, वो क्या है, अगला ये है कि 4 बिंदु हमारे दिए होंगे, ए बी सी डी, चारों के कुछ न कुछ निर्देशांक होंगे। अब 4 जब भुजा होंगे तो हमारे क्या हो सकते हैं, ये हमारा हो सकता है कोई चतुर्भुज होगा। अब ए बी सी डी, अगर ये कोई चतुर्भुज है तो इसमें प्रश्न हमारे क्या होते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा आयत है, समचतुर्भुज है, या फिर हमारा स्क्वायर है यानी वर्ग है। तो कंडीशन इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे पहले हमने लिखा वर्ग यानी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कब होगा, स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। तो स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, ए बी बी सी सी डी डी ए, यानी चारों भुजा बराबर है। अब अगर चारों भुजा बराबर है तो एक और चीज़ हमको हो सकता है, ये हमारा समचतुर्भुज भी हो सकता है। समचतुर्भुज यानी रोम्बस भी हो सकता है। ये रोम्बस में भी यही फॉर्मूला होता है कि चारों साइड बराबर हो, ए बी बी सी सी डी डी ए। अब फिर हम कैसे जज करेंगे क्या है, तो अब हम दोनों डायगोनल यानी विकर्ण निकालते हैं, ये दोनों विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण भी दोनों इक्वल हो गया यानी ए सी बराबर निकल गया बी डी के, तो फिर ये वर्ग है, चारों बराबर है, वर्ग विकर्ण भी बराबर है तो ये वर्ग हुआ। चारों साइड अगर बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है यानी ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में ये समचतुर्भुज होगा। यानी वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। फिर दो चीज़ के बाद और दो चीज़ आता है, क्या आता है, एक हमारा आता है आयत यानी रेक्टेंगल, दूसरा हमारा क्या आता है, समांतर चतुर्भुज।
जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब इस कंडीशन में क्या होता है, तो दोनों कंडीशन में एक चीज कॉमन क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। यानी हमारा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट इसके हो गया सी डी के। दूसरा ए डी क्या हो जाएगा, बी सी के। और ये हमारा इसमें भी कंडीशन होगा, यानी यहाँ भी हमारा यही कंडीशन मिलेगा, ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड इक्वल, ए डी इक्वल टू बी सी। ये हमारा दोनों में कंडीशन मिलेगा। फिर हम कैसे तय करेंगे क्या है, फिर हमारा यही कंडीशन आ जाएगा, विकर्ण निकालेंगे। अगर दोनों विकर्ण इक्वल है, बराबर है, तो इसका मतलब कि ये आयत है, रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल है। लेकिन अगर दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है, यानी ए सी बराबर नहीं है बी डी के, तो फिर हमारा ये समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस तरह हमने क्या जाना, 4 बिंदु अगर दिए रहें तो हम ये कैसे समझ के निकालेंगे कि वर्ग है, समचतुर्भुज है, आयत है या समांतर चतुर्भुज है। इतने ही टाइप के हमारे प्रश्न होते हैं। अब इसके बाद हम आज के क्लास को भी बंद करते हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.1 पर विचार करेंगे। धन्यवाद।